नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत कुमार। आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने जो अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, उसी श्रृंखला में आज हम 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं 2019 में कैसे कैसे प्रश्न थे। तरीका हमारा वही होगा कि हम प्रश्नों के साथ उसके कंसेप्ट्स को भी देखेंगे और साथ में जो उनके 4 ऑप्शन हैं उन पे भी विचार करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोकर का बहिर्वाह नहीं है? कौन सा इसमें से नॉट अ कैश आउटफ्लो? हमने पिछली पिछली बार जो 2018 के क्वेश्चन थे उनमें हमने बात की हुई है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है। एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है। इनफ्लो का मतलब है किसी भी कारण से कैश आएगा हमारे पास, एनी रीजन कैश आएगा हमारे बिजनेस में। किसी भी कारण से कैश हमारे पास से जाएगा। कैश आएगा तो कैश का इनफ्लो, कैश जाएगा तो कैश का आउटफ्लो। एग्जाम्पल मतलब हम पैसा खर्च करते हैं तो ये क्या है? कैश का आउटफ्लो है। कहीं से हमें पैसा आ रहा है, कोई हमें दे जा रहा है पैसा, तो वो कैश का इनफ्लो है। अब यहाँ हम ऑप्शंस पे विचार करते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा कैश का रोकर का बहिर्वाह नहीं है। लेनदारों में वृद्धि। लेनदारों में वृद्धि का मतलब है क्रेडिटर इंक्रीज कब होता है? क्रेडिटर हमारा कब बढ़ेगा? लेनदार मतलब जो हमसे पैसा लेने वाले हैं उनमें कब वृद्धि होगा? जब हम कहीं से क्रेडिट पे कोई सामान खरीद के लाएंगे। क्रेडिट पर हम कुछ परचेज करेंगे। यूं कहे तो सामान हम उधार जब खरीदेंगे तो वो क्या है हमारे लिए? इंक्रीज इन क्रेडिटर है। इसमें क्या है? पैसा हमारे पास से अभी गया नहीं है, पैसा हमारे पास से अभी नहीं गया, कैश का कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, बस हमने क्या किया? उधार माल खरीद के लाया है। तो क्या ये रोकर का बहिर्वाह है? नहीं है। हमारे ऑप्शन से तो यही मैच कर गया। अब आगे देखते हैं। देनदारों में वृद्धि। हमने देनदार हमारे कब बढ़ते हैं? हमारा जो डेप्टर है वो कब इंक्रीज करेगा? जब हम क्रेडिट पे माल बेचेंगे किसी को, क्रेडिट सेल करेंगे, यानी कि उधार जब हम माल बेचेंगे किसी को, जब हम उधार माल बेचते हैं तो हमारा क्या होगा? डेप्टर बढ़ेगा। तो डेप्टर बढ़ने का मतलब क्या है? कि हमने किसी को उधार माल क्रेडिट सेल करी है। अब हमने पहले में कहा लेनदार में जब क्रेडिट हम माल खरीद के लाएंगे तो वो कैश का बहिर्वाह नहीं है। और यहाँ पे जब हम उधार माल बेच रहे हैं तो क्या ये कैश का बहिर्वाह है? हाँ, कैश का बहिर्वाह इसको मानते हैं। कैसे मानते हैं? जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं सीएफएस से, उसमें जो हमारा डेप्टर है, डेप्टर को हम कैश यूज में उसको हम घटाते हैं, कैश यूज वाले सेक्शन में रखते हैं हम इसको। क्यों रखते हैं? कैश फ्लो में ऐसा क्यों करते हैं? ये अकाउंटिंग के नजरिए से ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? अब इसको देखते हैं। हमने क्या किया है? पहले हमने क्या किया है? स्टॉक खरीदा है, माल खरीदा है। जब हम माल खरीद रहे हैं तो पैसा तो जा रहा है, कैश हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। स्टॉक आ रहा है लेकिन कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अब स्टॉक जमा है, इसी स्टॉक को हम क्या कर रहे हैं? किसी को उधार दे रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ? यहाँ पहले से ही कैश का आउटफ्लो कर रखा है। हमने तो स्टॉक पहले से ही ले रखा है। तो यह जो है सीएफएस के ऑपरेटिंग में जाता है। ये सेल क्या है? ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। सेल जो करते हैं हम किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज ऑफ कैश, हमने अभी कहा यूज ऑफ कैश, कैश यूज या यूज ऑफ कैश के रूप में हम इसे दिखाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम किसी को 100 रुपए का माल बेचते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल से यहाँ समझ लेते हैं कि थोड़ा आप लोग का और क्लियर हो जाएगा। हम किसी को 100 रुपए का सेल किए, ठीक है, कौन सा सेल? क्रेडिट सेल। उधार माल बेचा हमने किसी को 100 रुपए का, तो ये हो गया। ये हमारे लिए क्या बन गया? डेप्टर बन गया। अब यहाँ पे क्या पैसा हमारे पास आया या पैसा गया? दो चीज सोचना है। पैसा नहीं आया इसलिए डेप्टर बन रहा है, लेकिन पैसा हमारे पास से गया क्या? नहीं बना, नहीं गया, लेकिन स्टॉक तो गया ना हमारा।
जो हमने पैसा स्टॉक में फंसा रखा है वो तो गया, गुड्स निकला। अगर गुड्स निकला हमारे पास से तो हमारी कैश पोजीशन क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, हमारा स्टॉक कम हो गया। कैश पोजीशन क्या हो जाएगा, ये कम हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको कैश का आउटफ्लो मानते हैं वर्किंग कैपिटल से, वर्किंग कैपिटल के सेंस में इसको। आई होप मैंने आपको अच्छे से डीप में समझाने का प्रयास किया। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो बस इतना समझ लीजिए, डेप्टर बढ़ने का मतलब है कि हमारा स्टॉक तो गया हमारे पास से, स्टॉक जा रहा है तो हमने स्टॉक में पहले से पैसा फंसा रखा है, इसीलिए कैश का आउटफ्लो माना जाता है। लेनदार, हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, हमने बस गया कहीं पे, हम कहीं गए, हमने वहां से क्या किया कि किसी दुकानदार के पास जाके हमने कहा कि आप स्टॉक हमें दीजिए, हमने उससे उधार माल खरीद के लाया, तो यहाँ कैश कुछ नहीं जा रहा है, इसीलिए इसको कैश का आउटफ्लो नहीं मानते हैं। डेप्टर, यहाँ पे भी कैश नहीं जा रहा है लेकिन हमारा स्टॉक जाता है, इसीलिए कैश का आउटफ्लो है। स्टॉक में वृद्धि, अभी हमने समझा स्टॉक में वृद्धि का मतलब है कैश गया, स्टॉक आया, कैश का आउटफ्लो। पूर्वोदत्त व्ययों में वृद्धि, पूर्वोदत्त व्ययों में वृद्धि का क्या मतलब है, प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस जो हमें पहले करना है, जैसे रेंट, सपोज रेंट हमने 5 महीने का अभी ही दे दिया, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया, तो फिर हम अगेन हमारे पास से क्या हुआ, कैश गया निकल के, तो ये भी क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो। देखिए दोस्तों, हमारा इसी तरीके से रहेगा हमारा पढ़ाने का ये, हम इसी तरीके से लेके चलेंगे ताकि इर्द गिर्द जितने भी इससे संबंधित आपके पास जितने भी आएंगे प्रश्न, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो से, तो आप उसको पहचान के अच्छे से टिक लगा सकें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाना चाहिए, समापन यानी कि डिसोल्यूशन पर, जब डिसोल्यूशन होता है तो हमें कौन कौन सा अकाउंट्स बनाना चाहिए। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्यापार को इंड क्लोज कर रहे हैं, खत्म, मतलब सारा संपत्ति है उसको बेचो, जितना दायित्व है उनका संपत्ति एसेट्स को बेचो, एसेट्स को सेल करो, लायबिलिटीज का पेमेंट करो, और जो भी बच जाएगा कैश या बैंक के रूप में वो जो भी ऑनर होगा उसके पास चला जाएगा। यही हम करते हैं, कोई भी फॉर्म बंद होगा तो हम इसके लिए क्या क्या अकाउंट्स ओपन करते हैं, इसके लिए हम ओपन अकाउंट, जनरली हम लोग 3 अकाउंट ओपन करते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश या बैंक अकाउंट। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जितनी भी संपत्ति है एसेट्स को बेचते हैं, फिर जो लायबिलिटी है उनका भुगतान करेंगे, फिर इसमें दोनों में जो पैसा बच जाएगा वो प्रॉफिट या लॉस, यहाँ से जो पीएल बनेगा रियलाइजेशन का पीएल, ये पार्टनर्स जो हैं उनको आपस में बांट लेंगे, उनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे जो पैसा बचा है उसमें पार्टनर्स को कितना मिलेगा, और जो मिलेगा पार्टनर्स उसको कैश या बैंक के रूप में निकाल लेंगे। यही है इसमें। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ हम बनाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाते हैं, रोकड़ या बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। ये अकाउंट हम साझेदारों का ऋण खाता नहीं बनाते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें लग रहा है गलत है, सॉरी, यहाँ पे क्या है प्रश्न में, सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। सबसे अंत में हम कौन सा बना रहे हैं, कैश या बैंक अकाउंट, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी के साथ जाएंगे यहाँ पे हम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। ये इस तरह का प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में तो समझिए आपके लिए बोनस है, क्योंकि सबसे आसान है। स्कूल, ये भी का काम है सर्विस देना, ये भी अलाभकारी संगठन के अंतर्गत आता है। अस्पताल, क्लब, कौन सा नहीं है, साझेदारी फर्म। हालांकि प्रैक्टिकल में तो स्कूल, अस्पताल, अभी ये सब तो सबसे बड़े लाभकारी संगठन है, कमाने का जरिया तो अभी यही है। कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है, साझेदारी की विशेषता नहीं है। साझेदारी की विशेषता क्या होती है पार्टनरशिप की, और इस पे थोड़ा सा 1 मिनट की अगर हम चर्चा करें तो पार्टनरशिप पहले किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यवसाय को शुरू करते हैं जो इन सबके द्वारा चलाया जाएगा, जितने पार्टनर हैं उन सबके द्वारा चलाया जाए,
या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा भी रन किया जा सकता है पार्टनरशिप। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम अभी के हिसाब से है 200। अगर कहीं आ जाए कि साझेदारी में सबसे अधिक मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, सॉरी 200 तो प्राइवेट कंपनी है, 50 है, सॉरी सॉरी 50 है, मैक्सिमम कितना है, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, साझेदारी कौन सी विशेषता नहीं है? एग्रीमेंट, हाँ पार्टनरशिप में हम एग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं। लाभ विभाजन, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो हम जब तक निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर पार्टनर्स चलेगा कैसे, हर बार झगड़ा होता रहेगा, इसी के लिए तो हम एग्रीमेंट बनाते हैं। सीमित दायित्व, नहीं सीमित दायित्व नहीं हो गया, जब आपका व्यापार है, पार्टनर्स का मतलब क्या है, पार्टनर्स का मतलब है कि ये ऑनर है। अब ऑनर कहे कि नहीं मेरा सीमित दायित्व है, मेरा दुकान, अगर आपका दुकान है तो क्या इसमें आपका सीमित दायित्व है? नहीं, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की है, आपकी है। तो सीमित दायित्व तो यहाँ नहीं लग रहा है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, हाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी पार्टनरशिप की विशेषता है। ये है, ये है, ये है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ये। सीमित दायित्व जो है पार्टनरशिप की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? रोकड़ का स्रोत नहीं है। तो हमें ये देखना है फिर वही अगेन, किससे कैश हमारे पास नहीं आ रहा है, वही कैश का इनफ्लो या आप आउटफ्लो देख लीजिए, जो हमने अभी देखा था, कैश आउटफ्लो। कौन सा सोर्स नहीं है, यानी कि जिससे कैश हमारे पास नहीं है, ऐसा कौन सा है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से फंड का मतलब है पैसा हमारे पास आ रहा है, ऋण पत्रों के निर्गमन से पैसा हमारे पास आ रहा है, किसी संपत्ति को आप बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आ रहा है। इसमें बस एक क्या है, अस्थाई संपत्तियों का क्रय, क्रय कर रहे हैं तो पैसा का आउटफ्लो हो रहा है, जब हम क्रय करेंगे तो आउटफ्लो हो रहा है, बाकी सारा कहाँ है, इनफ्लो में। ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये इनफ्लो का है। इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी कैश का इनफ्लो है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इससे भी क्या होगा, कैश हमारे पास स्थाई आएगा। बस अस्थाई संपत्तियों का हम क्रय करेंगे तो इससे पैसा हमारे पास से जाएगा। तो इसमें कौन सा सोर्स नहीं है पूछा, अगर सोर्स पूछता तब तो ये 3 थे, सोर्स नहीं है तो बस, सॉरी ये 3 थे सोर्स, और ये एक जो है सोर्स नहीं है, तो अस्थाई संपत्तियों का क्रय। तो यहाँ पे हम 5 के ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ऋण पत्रों के खाते के शोधन पर प्रीमियम है, अर्थात रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रीमियम पे। अगर हम डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करते हैं, प्रीमियम पे हम डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हैं, तो हमारे लिए क्या है, मतलब क्या हुआ, अगर 10 रुपए का कोई सामान है, उसका पेमेंट अगर हम 11 रुपया करेंगे, तो हमारे लिए क्या है, व्यय है या हानि है, यही 2 चीज हम रखते हैं अभी। हमारे पास से पैसा निकल के जा रहा है, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, या तो व्यय हुआ या तो हानि हुआ। आप 10 रुपए का सामान अगर 11 रुपए में खरीदेंगे तो क्या वही हुआ, रिडेम्पशन का मतलब है ऋण पत्रों का जब शोधन, यानी कि उसका हम भुगतान कर रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब है कि एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, 10 रुपए के सामान का हम 11 दे रहे होंगे, 12 दे रहे होंगे, 13 दे रहे होंगे, जितना भी दे रहे होंगे। जब एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो हमारे लिए क्या संपत्ति है, नहीं। दायित्व है, नहीं दायित्व भी नहीं, हमने पेमेंट पेड किया है। रेवेन्यू है, इनकम है, नहीं। तो क्या बच जा रहा है हमारे लिए, या व्यय है, हमारे लिए एक्सपेंस है। तो 6 का बी के साथ जाएंगे हम। थोड़ा सा फास्ट करते हैं दोस्तों। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष को भुगतान किया जाता है। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब बिना सेंस का क्वेश्चन है। जब साझेदारी फर्म का विघटन होगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो साझेदार का जो पूंजी खाता का जो बैलेंस है, आप किसको दीजिएगा? जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो इसका जो पार्टनर्स का जो यहाँ, पहले तो यहाँ बाई बैलेंस बीडी आता है, उनका जितना कैपिटल है उसका अमाउंट रहता है।
फिर कुछ ऐड होता है, फिर कुछ पार्टनर यहाँ से कुछ लेस होता है, फिर यहाँ जो बचता है उसका बैलेंस हम किसको देंगे? ये बैलेंस जो हम सीडी से बंद करेंगे, टू बैलेंस सीडी, तो ये बैलेंस हम किसको देंगे? क्रेडिट शेष जब बच जा रहा है तो हम किसे देंगे? अगर ज्यादा है तो क्रेडिट शेष बचा, ये ज्यादा है तो डेबिट शेष बचा, तो बचा क्या हमारे पास? क्रेडिट शेष तो किसके देंगे भाई? पार्टनर का है तो पार्टनर को ही देंगे। फर्म को किसको देंगे? फर्म को नहीं, पत्नी को नहीं। क्यों, मरा थोड़ी है अभी, वो तो बोल रहा है बस हम फर्म बंद किए, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो किसको देंगे हम? साझेदारों को देंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। सामान्य लाभ का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। औसत लाभ का मतलब है एवरेज प्रॉफिट। सामान्य लाभ पर, नॉर्मल प्रॉफिट पर एवरेज प्रॉफिट का आधिक्य, मतलब एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है किससे? नॉर्मल प्रॉफिट के। आप जब गुडविल चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां ये आता है सुपर लाभों का अधिकरण। आप जब गुडविल निकालने की तीन विधियां हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि, तो ये अधिलाभ विधि में हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा के हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। ये वहीं से है, तो ये कौन सा हो गया? अधिलाभ, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिलाभ। अधिलाभ का मतलब है, अधिलाभ बराबर क्या होगा? सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अर्थात एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है, नॉर्मल प्रॉफिट कम है, तो ये क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। हमारे लिए निश्चित लाभ नहीं, असामान्य लाभ ऐसा कोई है नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट तो यहाँ दिया ही है कि सामान्य लाभ तो होगा नहीं। आप अगर ऑप्शंस को ध्यान से भी पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें। सारे ऑप्शंस में रहते हैं, कहीं ना कहीं क्लू रहता है हमारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऋण पत्र का प्रतिफल है, कितना आसान क्वेश्चन है। कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर क्या है हमारे लिए? ऋण पत्र पे क्या प्रतिफल मिलता है? जब हम डिवेंचर खरीदते हैं, डिवेंचर अगर हम बाई करेंगे तो डिवेंचर पे हमें क्या मिलता है? इस पे इंटरेस्ट मिलता है हमें। लाभांश तो मिलता नहीं है। लाभांश क्या होता है? शेयर होल्डर का होता है। शेयर होल्डर को लाभांश मिलता है और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज देते हैं हम। देखिए, तो ऋण पत्रों का प्रतिफल प्रॉफिट है? नहीं, प्रॉफिट तो है नहीं। लाभांश ये तो शेयर होल्डर को मिलता है, ये जो बिजनेस के ओनर होते हैं। ब्याज, हाँ ब्याज देते हैं। ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या है? ब्याज इनमें से होगी, ये कोई नहीं होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10, संचालन व्यय है। ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, संचालन व्यय नहीं, संचालन अनुपात, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? हमने इससे पहली बार जब बात करी थी तो लाभदायिकता अनुपात, इससे पिछले वाले वीडियो में क्रियाशीलता अनुपात, इन सब पे बात करी थी। चलिए एक बार इसको अच्छे से इस पे बात करते हैं, आइए। अकाउंटिंग के क्षेत्र में जो वित्तीय अनुपात है, इस पे थोड़ा समय लेते हैं ताकि इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका सारा आसानी से हो जाएगा। जो वित्तीय अनुपात है, इसको चार कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अनुपात है आपको पहचानना हो, एकदम आसानी से आप कर लोगे। चार कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभदायिकता अनुपात। दूसरे का नाम है तरलता अनुपात। तीसरे का नाम है क्रियाशीलता अनुपात। और चौथे का नाम है शोधन क्षमता अनुपात।
4 प्रकार के अनुपात हैं, इसमें कौन कौन है? लाभदायिकता अनुपात, तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। शॉर्ट में समझते हैं, तो ये बहुत लंबा, लेकिन हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या, ये क्या भला है। लाभदायिकता अनुपात क्या है? तो ये जो है व्यवसाय कितना लाभ कमा रहा है, कितना लाभ कमा, लाभदायिकता का मतलब क्या, आप कितना लाभ में हो, कितना लाभ आप कमा रहे हो, एक ये। और दूसरा जो आपकी बिक्री है या पूंजी है, आप उससे कितना आपको लाभ, आपने जितनी पूंजी लगाई है, पूंजी या बिक्री से आपको कितना लाभ हो रहा है। यही दो चीज है आपको शॉर्ट में समझने के लिए, आप बस यहाँ लाभदायिकता अनुपात में क्या समझिए कि व्यवसाय को कितना लाभ हो रहा है, या फिर दूसरी चीज आपकी जो पूंजी है या बिक्री है उससे आप कितना लाभ कमा पा रहे हैं। तरलता अनुपात का मतलब है कि व्यवसाय की तुरंत भुगतान करने की क्षमता, व्यवसाय की जो है तुरंत भुगतान करने की क्षमता कितनी है। अभी कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए व्यवसाय में, तो उसके लिए व्यवसाय के पास लिक्विड में पैसे अवेलेबल है कि नहीं है। लिक्विड हमने इस पे पहली पिछले वीडियो में बात की हुई है। तो व्यवसाय की तुरंत भुगतान करने की क्षमता से मतलब क्या है, वो तरलता अनुपात है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी व्यवसाय की कितनी है। तीसरा है क्रियाशीलता अनुपात, इस पे भी हमने बात करी हुई है, अच्छे से बात करी थी पिछले वीडियो में, फिर से यहाँ देखते हैं। यहाँ टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर या व्यवसाय की इफिशियंसी दिखी जाती है कि आप कितनी क्षमता से अपनी काम कर रहे हैं। आप व्यवसाय में जो आपने पूंजी लगाई है, आपने स्टॉक लगाया, आप उसको कितना बार घुमा पा रहे हैं। जितना ज्यादा आप स्टॉक घुमाएंगे, जितना ज्यादा आपका व्यवसाय में पैसा घूमेगा, मानेंगे कि हम उतनी आप इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, और जितना ज्यादा आपका स्टॉक घूमेगा उतना ज्यादा व्यवसाय को प्रॉफिट होगा। तो क्रियाशीलता अनुपात में हम यही देखते हैं, टर्नओवर या इफिशियंसी चेक करते हैं। और शोधन क्षमता अनुपात हमने इस पे भी बात की हुई है कि कंपनी की भुगतान क्षमता देखते हैं कि अगर आपके पास जितना डेप्ट है, आपके पास जितना कर्ज है, उसका आपके पास भुगतान करने के लिए पैसा है कि नहीं है। व्यवसाय की जो लंबी अवधि होती है, उनमें कर्जों के भुगतान की क्षमता हम इसी से देखते हैं। 4 अनुपात हैं। अब इसमें कौन कौन सा आ जाता है रेशियो, इसमें कौन कौन सा रेशियो आ जाता है। जैसे लाभदायिकता अनुपात चेक कर सकते हैं, जिससे एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया था, कौन सा है, लाभदायिकता अनुपात है, वहां प्रॉफिट है ही। नेट प्रॉफिट रेटियो रेशियो, ये भी क्या है, लाभदायिकता अनुपात है। ऑपरेटिंग रेशियो लाभदायिकता अनुपात है। एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कहा था जो आपने पूंजी लगाई है उस पे आपको कितना रिटर्न आ रहा है, कितना परसेंट से आप रिटर्न कमा पा रहे हो। तो ये भी अगर ऐसा कुछ रेशियो रहे तो किसके अंतर्गत आएगा, लाभदायिकता अनुपात के अंतर्गत आएगा। आरओआई हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पे आपको कितना रिटर्न आ रहा है, मतलब कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको किसके अंतर्गत लाएंगे, लाभदायिकता अनुपात के अंतर्गत लाएंगे। उसी तरह से आरओई भी इसी में आ जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तरलता अनुपात, इसमें कौन कौन सा, इस पे हमने बात की हुई है, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, इस तरह का कोई भी रेशियो हो तो वो तरलता अनुपात से संबंधित हो जाएगा। क्रियाशीलता अनुपात, इस पे भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना हो, ये स्टॉक को हमने कितनी बार घुमाया हुआ है। पिछली बार में एक प्रश्न भी था जिसने 4 टाइम्स, पिछली बार में था वो 4 टाइम्स प्रश्न का आंसर था। डेप्टर, डेप्टर टर्नओवर रेशियो, कोई भी टर्नओवर देखेंगे तो हम इस क्रियाशीलता के अनुपात के अंतर्गत ले आएंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, टर्नओवर या इफिशियंसी से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। शोधन क्षमता अनुपात, आपके पास आपका कर्जों का भुगतान करने के लिए आपके पास कितने पैसे है, कितना एसेट्स है आपके पास। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो इसको बोलते हैं, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। ये किसमें अगर पूछे ये कौन सा अनुपात है, तो शोधन क्षमता अनुपात है। प्रोपराइटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रोपराइटी रेशियो तो हमने बोल ही दिया है। फिर से एक डेप्ट रेशियो भी हो सकता है, इस तरह का भी हो। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपका हो गया वित्तीय अनुपात के, ये 4 अनुपात हैं। इसी में से प्रश्न रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसको अगर कर लेते हैं अच्छे से तो इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
साझेदारों के फॉर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, क्या है? मतलब प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि कोई पार्टनर है, पार्टनर तो कैपिटल लगाता ही है फॉर्म में, तो कैपिटल की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है कि हमें बिजनेस को कुछ पैसे की आवश्यकता है, कैश की नीड है, कैपिटल की नीड है। तो इसके लिए इनके पास दो तरीका है। बिजनेस में जब पैसा चाहिए तो दो तरीका होता है, एक ओन फंड, दूसरा एक होता है लोन फंड। लोन फंड में भी हम लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? एक आउटसाइडर कहीं से बाहर से जाके लोन ले लिए, दूसरा पार्टनर से ही कहा कि भाई तुम ही दे दो, पार्टनर्स लोन, कि आप ही पैसा दे दो, जो हम बाहर ब्याज देंगे वो आप ब्याज ले लेना, उसी में थोड़ा कम बेस करके हम पार्टनर्स को ही ले लेंगे। तो इसी की चर्चा हो रही है, पार्टनर्स लोन की ही चर्चा हो रही है। कैपिटल नहीं है, पार्टनर क्या कर रहा है, कैपिटल के अलावा व्यवसाय को कुछ लोन दे रहा है। तो ये क्या है, इस पर हम क्या करेंगे, इसको, इस पर हम इंटरेस्ट पेड करते हैं, ब्याज देते हैं। तो ब्याज को हम क्या करेंगे, नॉर्मल, अभी पार्टनर मत नहीं सोचना है, सीधा सोचना है कि हम किसी को जब ब्याज देंगे तो ब्याज में हम क्या करते हैं, ब्याज हम कैसे घटाते हैं, वो प्रॉफिट में से माइनस होता है। प्रॉफिट निकालने से पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, ब्याज की राशि घटा लेते हैं। प्रॉफिट में से जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, अगर हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट के नाम से यहाँ हम ये खर्च दिखाएंगे कि पार्टनर्स जो लोन है उस पर हम ब्याज कर रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, विनियोजन है? नहीं। गेन है? नहीं। फर्म के लिए क्या गेन है, कोई गेन नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं चार्ज, हाँ चार्ज है। चार्ज शब्द क्यों आता है, शब्द ये चार्ज, आपने पिछली बार भी इस चार्ज शब्द पे हमने बात की थी हमने। चार्ज शब्द इसलिए लगाते हैं कि प्रॉफिट पर चार्ज है, डिबेंचर का भी हमने देखा कि वो प्रभार है। क्यों? क्योंकि हम इसको लाभ निकाल, पार्टनर्स पे लाभ कैसे लेते हैं, जब पूरा पीएल में से सारा खर्चा घटा लिए तो जो प्रॉफिट बचता है वो का होता है। प्रॉफिट निकालने से पहले ही हम ये इंटरेस्ट की राशि हम यहाँ से घटा रहे हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ बोलते हैं चार्ज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऋण पत्रों पर ब्याज दर होती है। ऋण पत्र पर ब्याज दर, आप किसी को डिबेंचर जब आप खरीदोगे, बारह, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा तो होगा नहीं, निश्चित दर से ब्याज होता है। पहले ही हमें पता होता है कि जब हम डिबेंचर खरीदेंगे तो हमें पहले ही दर से पता होता है कि उस पर 10% का ब्याज मिलेगा, 12% का ब्याज मिलेगा। कोई कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो हम पहले ही देख लेते हैं कि ये 7% से ब्याज दे रही है, 8% से दे रही है, 10% से दे रही है, निश्चित ब्याज दर होता है, इस पे फिक्स्ड रेट होता है। यही देख के तो हम डिबेंचर खरीदते हैं, नहीं तो फिर शेयर में पैसा न लगा लें कि वो जब फिक्स नहीं रहेगा तो कितना मिलेगा। इससे फिक्स्ड रेट होता है। अब कितना फिक्स होता है वो कंपनी जब जारी करती है तो बताती है, डिबेंचर के पहले लिखाई, डिबेंचर जब आप देखते होंगे तो पहले लिखा रहता है 5% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। इसका मतलब है कि ये 10% ब्याज वाला है, 5% डिबेंचर है तो 5% इंटरेस्ट वाला है, 12% है तो 12% इंटरेस्ट वाला है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आदर्श चालू अनुपात, इस पे भी हमने बात की हुई है। आदर्श चालू अनुपात क्या है, करेंट रेशियो, 2:1 है। क्विक रेशियो क्या है, आदर्श क्विक रेशियो 1:1 है। 2:1 जो है आदर्श चालू अनुपात, क्यों मानते हैं कि 2:1 आदर्श चालू अनुपात है? इसलिए मानते हैं कि जब हम व्यवसाय में यह एज्यूम किया जाता है कि जो करेंट एसेट्स है, जो करेंट एसेट्स है आपका, वो करेंट लायबिलिटी से दोगुनी रहे, कितनी रहे, दोगुनी रहे। तो यही 2:1 दोगुना रहता है तो व्यवसाय के लिए एक अच्छा संकेत है। इसीलिए आदर्श चालू अनुपात हम किसको मानते हैं, 2:1 को मानते हैं। मतलब इससे माना जाता है कि व्यवसाय की जो भुगतान करने की क्षमता है वो शॉर्ट टर्म में वो अच्छी है। रोकड़ समतुल्य, कैश इक्विवेलेंट, इस तरह का प्रश्न पिछले बार भी आया था दोस्तों। इस तरह का जो भी प्रश्न होगा ना वो आपको कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड वो ऑप्शंस पे आधारित होता है, कि इसको हम ऑप्शंस पे ही बनाते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है उस पे रिलेटेड है। हम आगे इस पे बात करेंगे, अभी तो अभी के हिसाब से कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कैश इक्विवेलेंट, जो उसमें कैश फ्लो बनाते हैं, कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताता है कि जो तुरंत नगद में परिवर्तित हो जाए।
तुरंत का मतलब कितने मंथ्स के अंदर? 3 मंथ्स के अंदर। तो हम इसको मानते हैं कि वो कैश इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ट्रेजरी बिल है, कम परिपक्व, यहाँ पे लिखा हुआ है कम परिपक्वता वाले मैच्योरिटी पीरियड का बैंक डिपॉजिट, ये भी हम इसको ही मानेंगे। यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 3 मंथ्स वाला है। ट्रेड बिल ये भी है। क्यों एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेजरी बिल और ट्रेड बिल दोनों हो गया, ए और सी कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए डी। यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि शॉर्ट टर्म यहाँ लिख भी दिया है, तो ये 3 मंथ्स वाला ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। साझेदारी समझौता कहलाता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर से ये बोनस क्वेश्चन है, क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी समझौता भी उसका नाम है, पार्टनरशिप डीड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है? गेनिंग रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, इसको समझ लेते हैं, कब हम त्याग अनुपात निकालते हैं, कब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। देखिए, जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है, हमने पुनर्गठन के 5 कारण भी देखे थे। साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण, किसी साझेदार की मृत्यु, या दो से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। ये 5 कार्य हैं। कब निकालते हैं? 2 केस में हम, एक केस में निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, और एक केस में निकालते हैं हम गेनिंग रेशियो। ठीक है, एक केस में हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो और दूसरे केस में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइस कब निकालते हैं? जब किसी साझेदार का प्रवेश होता है, नए साझेदार का फॉर्म में प्रवेश होता है। गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं? जब किसी पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण हो या मृत्यु हो। क्यों निकालते हैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो? अवकाश ग्रहण, मृत्यु पे। और क्यों निकालते हैं प्रवेश पे सेक्रीफाइस रेशियो? इस पे हमने बात की हुई है कि कब, जब कोई नया साझेदार आता है तो पुराना साझेदार क्या कर रहा है? पुराना साझेदार अपने लाभ का हिस्सा त्याग करता है, अपना प्रॉफिट शेयर जो है, हिस्सा का त्याग करता है। किसके पक्ष में? नए साझेदार के पक्ष में। जो भी पुराने साझेदार हैं, या पूरे दोनों, जितने भी पुराने साझेदार हैं, वो क्या करेंगे? नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, इसीलिए हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। अवकाश ग्रहण या मृत्यु का मतलब है कि कोई पार्टनर जब फॉर्म छोड़ के जा रहा है, फर्म छोड़कर वो जाएगा, तो उसका जो प्रॉफिट शेयर है, उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो किसका होगा? अब पुराने साझेदार का होगा। तो पुराने साझेदार को यहाँ क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, प्राप्ति हो रही है कुछ। किसका प्राप्ति हो रही है? जो अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, मृत्यु कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट का शेयर किसको मिल रहा है? पुराने साझेदार को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो कौन सा हो गया यहाँ पे? अब लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकालते हैं? प्रवेश के समय नहीं, यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय, हाँ ये तो अवकाश ग्रहण के समय निकालते हैं। फर्म के विघटन के समय नहीं, फर्म के विघटन जब डिसोल्यूशन होगा, बंद हो जाएगा, तो फिर ये क्यों निकालना है? इनमें से कोई नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो 16 के हम बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखते हैं हम? देख लेते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। एक रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, एक बार इसको देखते हैं। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का सपोज कीजिए फॉर्मेट है। ये डेबिट पक्ष है, ये क्रेडिट पक्ष है, यहाँ अमाउंट का ये रुपीज में। ठीक है, हम जब भी फॉर्म का विघटन होगा तो क्या होगा? जब भी फॉर्म का विघटन होगा, इसका मतलब है कि जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी भी फॉर्म का एसेट्स है, इसको बेचेंगे, इसको बेचना है, इसको सेल करना है, इससे कैश आएगा, कैश आएगा। जितना भी लायबिलिटी है फॉर्म का, इसका क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे।
आप सोचो, आप अपना आपका कोई बिजनेस है, अगर आप उसको बंद कर रहे हो तो क्या करोगे? जितना भी संपत्ति आप उसको बेचते हो, जितना भी कर्जा है आपका, उसका भुगतान करते हो, भुगतान करने में हमारे पास से कैश जाएगा, और उसके बाद भी कुछ पैसा बचेगा कैश या बैंक, तो वो जो बिजनेस का ऑनर होगा वो उसको ले लेता है। हम क्या करते हैं, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, अकाउंटिंग के क्षेत्र में क्या करते हैं, हमारे इसके लिए तीन विघटन पे तीन अकाउंट्स बनाते हैं। हमने पहले ही बात की, मुख्यतः तीन अकाउंट्स बनाते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक। रियलाइजेशन में क्या करेंगे, सबसे पहला एंट्री हम डालते हैं कि जितना भी हमारे पास संपत्ति है और दायित्व है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो संपत्तियों को ट्रांसफर हम इधर करते हैं, टू ऑल एसेट्स। जितनी भी आपके पास संपत्ति है वो इधर ट्रांसफर हो गई, बाय ऑल लायबिलिटीज। अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, जितनी भी संपत्ति है। किसको किसको इसमें इंक्लूड नहीं करते, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इससे आपका प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ किसको इंक्लूड नहीं करते हैं ऑल एसेट्स में? हमें क्या करना है, इससे कैश बनाना है। तो कैश या बैंक जो पहले से है उसको इसमें क्यों डालेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश या बैंक है, तो उसको क्या किधर बेचेंगे हम? कैश या बैंक को नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं। और दूसरा जो कृत्रिम संपत्ति होती है, फिक्टिटियस एसेट्स, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं हम। अब जितनी भी संपत्ति, जितना भी दायित्व है उसका हम भुगतान करते हैं। तो किस दायित्व को छोड़कर इसमें? तो जो रिजर्व है, जो रिजर्व में जो पैसा रखा हुआ है उस पैसों को छोड़ देते हैं। और जो कैपिटल है, रिजर्व और कैपिटल का भुगतान थोड़ी करना है, कैपिटल तो ऑलरेडी पार्टनर का है, रिजर्व का पैसा है, इसको हम क्या करते हैं, दायित्व में नहीं डाल के हम सिर्फ उन दायित्वों को डालते हैं जिनका हमें भुगतान करना है। ठीक, तो पहले हम ट्रांसफर कर दिए, ये ट्रांसफर है। अब इसके लिए क्या एंट्री डालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट्स। लायबिलिटी ट्रांसफर के लिए क्या डालेंगे, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर अब क्या करेंगे, संपत्तियों को बेचेंगे, तो जो संपत्ति से पैसा आएगा उसको इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाई कैश या बैंक अकाउंट, कोष्टक में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी आएगा, या फिर वर्किंग नोट्स में इसके दिखाएंगे जो आप पैसा आया इस संपत्तियों को बेचने से, यहाँ लिख देंगे संपत्ति से बेचने से पैसा आ गया। फिर जो भी संपत्ति का हम, जो भी दायित्वों का भुगतान करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट, सॉरी कैश या बैंक अकाउंट, और कोष्टक में यहाँ लिखेंगे जो जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, जो भी कर्जा होगा उसका हम भुगतान करके यहाँ लिख देंगे। अब एक और क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो रियलाइजेशन में जो लीगल व्यय, जो लीगल एक्सपेंस खर्च हुए हैं, कानूनी व्यय, कानून कुछ फॉर्म के लिए किसी को कहीं पे गए पे करना हुआ, कोई हमें इसके लिए रसीद कटा रहे हैं, या फिर जो भी लीगल एक्सपेंस होता है इसका, तो वो रियलाइजेशन व्यय के अंतर्गत आता है। फर्म के विघटन से संबंधित जितना भी हम एक्सपेंस करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन का जितना भी एक्सपेंस होगा, ऑटो यूज कर रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, जो भी जितना भी एक्सपेंस होगा इसका हम यहाँ लिख देंगे। फिर कोई एसेट्स अगर पार्टनर ले लिया तो उसको पार्टनर के नाम पे चढ़ा देंगे यहाँ पे। किसी दायित्व का भुगतान अगर पार्टनर कर दिया तो ये भी पार्टनर के नाम पे उसको एंट्री कर देंगे। ऐसे हमारा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। फिर अगर क्रेडिट पक्ष ज्यादा हुआ डेबिट पक्ष से तो रियलाइजेशन पे लाभ हुआ, डेबिट पक्ष ज्यादा हुआ क्रेडिट पक्ष से तो ये रियलाइजेशन पे हानि हुआ। क्यों ऐसा हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, हमने बात की हुई है। गोल्डन रूल याद कीजिए, नहीं आपको याद है तो पिछले वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें है। क्यों इसमें? क्योंकि हम रियलाइजेशन पर लाभ या हानि निकालने के लिए हम इस अकाउंट्स को बनाते हैं। तो जो भी लाभ या हानि से संबंधित अकाउंट हो जाता है वो कौन सा अकाउंट है? नाम मात्र नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या है आपका? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा होता है तो हमें लॉस होता है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है रियलाइजेशन पे, वो पार्टनर्स इसके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? पुस्तकीय मूल्य हमने किस पक्ष में लिखा है? डेबिट पक्ष में लिखा है। हमारे पास जितनी भी संपत्ति थी उसको हमने क्या किया, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता कि दायित्व का
फर्म के विघटन के समय दायित्वों का पुस्तकीय मूल्य किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। प्रश्न में अगर ये रहता कि फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का वसूली मूल्य, जितना पर हमने फर्म को बेचा है, संपत्तियों का वसूली मूल्य कहाँ लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। प्रश्न में अगर ये रहता कि फर्म के विघटन के समय दायित्वों का भुगतान मूल्य किधर लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं। सीधा एक बात समझिए ना दोस्तों, सीधी से समझ ली, सीधा सा इसका नियम है। रियलाइजेशन अकाउंट खोले, जितना भी संपत्ति है डेबिट साइड में लिख दिए, कर्जा को इधर लिख दिए, इससे कुछ आया इधर लिख दिए, इससे कुछ आया इधर लिख दिए, इसका भुगतान किए इधर लिखे, इसका भुगतान किए इधर लिए। इसमें से कोई संपत्ति पार्टनर ले लिया, पार्टनर के नाम पे चढ़ा दिए, इसमें से कोई दायित्व पार्टनर ले लिया, पार्टनर के नाम पे चढ़ा दिए। जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस किए इधर लिख दिए, बाकी जो दोनों का डिफरेंस वो प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। अब देखिए संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य किधर लिख रहे हैं? डेबिट साइड में। सही है, हमने पुस्तकीय मूल्य कहाँ लिखा था? डेबिट साइड में। क्रेडिट पक्ष में पुस्तकीय मूल्य किसका आता है? लायबिलिटी का। दायित्व पक्ष, ये तो इसमें तो ऐसा कोई पक्ष ही नहीं होता है, इसमें डेबिट होता है या क्रेडिट पक्ष होता है। एसेट और लायबिलिटी तो ये बैलेंस शीट में होता है, उपरोक्त में से सभी तो होगा नहीं। हम इतना समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक एक कंसेप्ट पे जब हम समय लेंगे तब जाके दोस्तों ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे के वीडियो में हम कम समय लेंगे। इसी तरह से किसी किसी वीडियो में एक दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे ताकि आगे प्रश्नों में हमें कठिनाई नहीं होगी। करेंट रेशियो इंक्लूड्स, चालू अनुपात में शामिल क्या क्या है? करेंट रेशियो का मतलब क्या है? करेंट रेशियो बराबर CA बटा CL, करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज, यही है करेंट रेशियो का। करेंट एसेट का मतलब क्या है? कि जो एक साल के अंदर, इसका क्या है, लिक्विड एसेट्स रहता है 3 महीना, जो एक साल के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाए वो हो जाता है करेंट एसेट। करेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है? जिसका एक साल के अंदर पेमेंट करना हो वो हो जाता है करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट रेशियो में क्या है? करेंट रेशियो से हम क्या निकालते हैं? अब करेंट रेशियो अगर हम यहाँ पे पूछे आपसे कि करेंट रेशियो कौन सा रेशियो है, तो अभी हमने देखा था लिक्विड रेशियो है। तो करेंट रेशियो के द्वारा हम क्या निकालते हैं? लिक्विड रेशियो में क्या पता चलता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म भुगतान करने की क्षमता कंपनी की पता चलती है। देनदारी चुकाने में, जो शॉर्ट टर्म देनदारी है उसको चुकाने में कंपनी सक्षम है या नहीं है। करेंट एसेट में क्या क्या आता है? स्टॉक करेंट एसेट में आता है, डेप्टर करेंट एसेट में आता है, कैश तो है ही, कैश तो लिक्विड ही है तो टेंशन ही क्या है। चालू अनुपात में क्या क्या शामिल है? उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट में आते हैं, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित है। दायित्वों की जो कुल राशि है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? ऑथोराइज कैपिटल, पार्ट जो कंपनी एक्ट है, कंपनी में 5 प्रकार का कैपिटल होता है। कंपनी का जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। एक्चुअल में जो पूंजी होती है वो कौन सा पूंजी होती है? पेड अप कैपिटल होती है। जितना हमें भुगतान प्राप्त हो जाता है वो कंपनी के लिए दायित्व हो गया। बाकी जो हमने ऑथराइज जितना से रजिस्ट्रेशन कराया वो ऑथराइज कैपिटल। 1 लाख से रजिस्ट्रेशन कराया, सपोज 10 लाख से रजिस्ट्रेशन कराया, ये ऑथराइज कैपिटल। इसमें से कुछ को निर्गमित कर दिया, मान लीजिए 8 लाख को हमने इशू कर दिया, 8 लाख के शेयर इशू किए तो वो इशूड कैपिटल हो गया। इसमें से जनता ने मान लीजिए 5 लाख का शेयर खरीदा तो वो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, इतना सब्सक्राइब हो गया। इसमें से सपोज हमने अभी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो मनी होती है, इसमें से हमने मान लीजिए कॉल किया अभी 1 लाख रुपए दे दो, तो ये हो जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, इसमें से मान लीजिए जितना पेड हो जाएगा 80,000 90,000, कोई एरियर नहीं लगाएगा तो ये हो जाएगा पेड अप कैपिटल। तो दायित्वों की कुल राशि में अब कंपनी को कितना प्राप्त हो रहा है? 80,000। तो आपको जितना मिला उतने के लिए ही आप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पेड अप कैपिटल। निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य है? कैश इक्विवेलेंट है। अगेन दोस्तों इसको समझने के लिए हम 5 मिनट का समय लेंगे। हमने पिछली जो कैश इक्विवेलेंट वाले प्रश्न में हमने कहा था कि इसको समझने के लिए ऑप्शन बेस्ड होता है। नहीं तो आप पिछले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 32 है शायद, 32 को अगर आप देखेंगे तो फिर वहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए चलिए चलते हैं आप दूसरे स्लाइड में एक बार। चलिए यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं, कैश इक्विवेलेंट को समझते हैं। कैश इक्विवेलेंट क्या है पहले थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। नहीं तो इसमें मैं देख रहा हूं कि अक्सर
बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं ऑप्शन बेस्ड से। कैश इक्विवेलेंट क्या है? जो 3 मंथ्स के अंदर कैश में जिसका परिवर्तन हो जाए वो क्या हो जाता है? कैश इक्विवेलेंट। ये कहाँ है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है या सीएफएस में कहिए। इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे क्या है। जैसे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या है कि 3 मंथ्स के अंदर ये कैश में परिवर्तित हो जाए जिसके वैल्यू में कोई चेंज ना हो। 3 महीने के बाद जब हम इसका चेंज कराने जा रहे हैं तो हमें जितना 10 शेयर का था तो वो 10,000 में ही बदले, तो वैल्यू में नो चेंज, तब जाके हम इसको मानते हैं कि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है। ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसी राशि जो हाईली, इसको क्या बोले हम, हाईली लिक्विड है, मतलब एकदम लिक्विड का मतलब समझ रहे हो, जो तरल इधर उधर जिधर बहाना चाहे बह जाए, तो वो कैसा होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हमने कहा है, में परिभाषा बताई गई है कि जो 3 महीने के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाए तो वो कैश इक्विवेलेंट है। अब इसके जो ऑप्शन में था, जैसे इसके देखिए ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में क्या क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट, प्राप्य बिल, डेप्टर, अल्पकालीन विनियोग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से आप किसको मानोगे कि ब्रोकर तुल्य है? क्वेश्चन नंबर 32 जब आप देखने जाओगे पिछले वाले स्लाइड का, तो उसमें ये हमने इसको कंसीडर किया है कि ये कैश इक्विवेलेंट है। बी आर, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं अगर 3 महीने का बिल लिखा हो। डेप्टर, चलिए इसको भी थोड़ा देर के लिए साइड में रखते हैं। अल्पकालीन विनियोग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे तो ये भी आ गया कि ये शॉर्ट टर्म जैसे आ गया, मतलब ये 3 मंथ्स वाला है। तो इस तरह का प्रश्नों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप ये गलत कर लेंगे, इसीलिए हम इस पे इतना समय ले रहे हैं। अब हम अब एक एक ऑप्शन पे विचार करते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम यहाँ पे क्यों कंसीडर नहीं करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों बोल रहे हैं कि ये कैश इक्विवेलेंट? इस प्रश्न के हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रश्न में दे दिया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसीलिए हम तो यहाँ आंसर रख लेंगे अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जिसको हम 3 मंथ्स के अंदर कैश में परिवर्तित कर सकते हैं वो कैश इक्विवेलेंट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है पेएबल ऑन डिमांड होता है। इसका क्या मतलब है भाई? पेएबल ऑन डिमांड, ये भारी भरकम शब्द यूज क्यों कर रहे हैं? इसको भी कर रहे हैं, इसको भी समझते हैं पेएबल ऑन डिमांड क्या होता है। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ये पेएबल ऑन डिमांड है, और ये दूसरा ये क्या है कि कैश मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। कैश मैनेज बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है पता है? हमें कुछ राशि की अचानक जरूरत हो, मतलब आपके बैंक में, आप बैंक के पास गए, आपके बैंक में है 10,000। अब सीधा हम सिंपल लैंग्वेज में भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हमने बैंक से ले लिए 2,000 एक्स्ट्रा, हमें एक्स्ट्रा जरूरत थी, तो ये हो जाता है ओडी। बैंक का पैसा हमारे ऊपर आ गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया, बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए, तो ये हो जाता है ओडी। आप क्रेडिट कार्ड अगर चलाते होगे तो क्रेडिट कार्ड में देखते होगे ओडी की फैसिलिटी रहती है, आपकी 50 लिमिट है, आप 55,000 खर्च कर लो तो उसका अलग से चार्ज लगता है, चार्ज लेती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? पेएबल ऑन डिमांड है, और इसका दूसरा कहिए कैश मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। इसे बस हम प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, बस दिखाने वाले पर्पस के लिए, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए इसको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट के कैटेगरी में रखते हैं। नहीं तो ये क्या है? पेएबल ऑन डिमांड का मतलब है कि जब हमें आवश्यकता हुई बैंक से जाके हमने पैसे ले लिए, लेकिन ये एक्चुअल में बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? ये तो लायबिलिटी है ना। किसी से आप उधार पैसे ले आओ, एक्स्ट्रा पैसे ले आओ, तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। बस इसको पेएबल ऑन डिमांड और कैश मैनेजमेंट के हिस्से के रूप में देखते हैं, इसीलिए हम कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में रखते हैं। कब रखते हैं? जब प्रश्न के आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 32 जाके देखिएगा पिछले वाले स्लाइड में, इसको एक बार जरूर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि दोनों क्वेश्चन में क्या डिफ्रेंशिएट है, तब जाके जो मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तब ये क्लियर हो पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपके लिए। तो ये क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी एसेट नहीं बन सकता। और रोकर हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि वैसा एसेट
जो 3 महीने के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारे लिए जो सबसे सटीक बैठ रहा है वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बीआर पे भी क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बीआर को अगर हम समय से पहले भुनाने जाते हैं तो हो सकता है वो डिस्काउंट पे देना पड़े हमें। आपने पढ़ा होगा डिस्काउंट पे बिल को भुना लेते हैं। डेप्टर से पैसे लेने जाएंगे, वो देगा कि नहीं देगा हमें पता नहीं है, इसीलिए हम रख रहे हैं इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ, हम इसमें ऑप्शंस के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। रोकड़ प्रवाह विवरण किस पर आधारित है? अब देखिए कितना बहुआ वाला क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न आ जाए तो बोनस है। रोकड़ प्रवाह विवरण किस पे आधारित होगा? रोकड़ पे ही आधारित होगा, कैश पे ही आधारित है। उपार्जन विधित पे है नहीं। उपार्जन में कैश और क्रेडिट दोनों आ जाता है, उपार्जन में कैश प्लस क्रेडिट, ए और बी दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, तो किसके साथ हम जाएंगे यहाँ पे? रोकड़ प्रवाह विवरण कैश पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा फास्ट ही होगा। ऑपरेटिंग रेशियो, अगेन वही क्वेश्चन है, हमने इस पर चर्चा कर ली है। लाभदायिकता अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट सेल्स इंटू 100। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। जब फॉर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो इसमें जो गुडविल रहता है, गुडविल को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? गुडविल बेचते थोड़ा ही है जो इसको रियलाइजेशन में ले जाएंगे। रियलाइजेशन में ले नहीं जाएंगे तो ये फिर कहाँ चला जाएगा? ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखते हैं इसमें से। रोकड़ खाता में तो गुडविल जाएगा नहीं, कैश है नहीं कि उसको कैश अकाउंट में ले जाएंगे। वसूली खाता में हमने कहा अभी नहीं जाएगा, तो डेबिट क्रेडिट हट ही जाएगा। कहाँ जाएगा ये? साझेदारों के पूंजी खाते में। क्यों? क्योंकि ये गुडविल बिकता नहीं है, इसको बेची नहीं जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट पे चलते हैं। विशिष्ट दान क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन। फिर से स्पेशल, तो वही स्पेशल फंड वाला आ गया। स्पेशल फंड का ट्रीटमेंट याद कीजिए, हमने क्या कहा था? स्पेशल फंड में जो भी इसका एक्सपेंस इनकम होगा स्पेशल फंड में ऐड करते हैं, जो भी इसका एक्सपेंस है इसी से लेस करते हैं। तो विशिष्ट दान मतलब कोई भी विशिष्ट दान किसी स्पेशल कार्य के लिए दिया जा रहा है। मैंने किसी को पैसे दिए, किसी एनपीओ को, कि आप ये 1 लाख रुपया लीजिए, इससे लैंड बनवाइए, ये विशिष्ट दान हो गया। इससे प्राइज ही बांटना है, आप और दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी प्राप्ति होती है, ये बार बार आता है क्या? विशिष्ट दान। विशिष्ट दान बार बार नहीं आता है, तो ये कैपिटल नेचर का होता है। कोई भी जो स्पेशल डोनेशन है ये होता है कैपिटल नेचर का होता है। कैपिटल नेचर का है तो ये पूंजीगत प्राप्ति है हमारे लिए, आयगत प्राप्ति तो है नहीं, क्योंकि बार बार ये प्राप्त होता नहीं है। संपत्ति है नहीं, नन ऑफ दीज। संपत्ति क्यों नहीं है? तो क्योंकि कोई हमें दान दे रहा है, ये काम करना है एनपीओ को, तो वो संपत्ति थोड़ी ही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। क्या मतलब है? कोई भी पार्टनर्स न्यू पार्टनर आ रहा है, फर्म में न्यू पार्टनर का प्रवेश हो रहा है, तो इससे पहले व्यवसाय में कोई लाभ हानि, कोई प्रॉफिट है या लॉस है? तो ये किसका प्रॉफिट लॉस है? ओल्ड पार्टनर का है कि या न्यू पार्टनर का भी हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर की है। जाहिर सी बात है कि जो ओल्ड पार्टनर है उनका है, ये प्रॉफिट हो या लॉस हो उनका है। ये किसके खाते में जाएगा? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। प्रश्न पे ये डिपेंड करता है किसको बोलता है। जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे होगे तो इस तरह का जो भी पीएल होता है उसको नया साझेदार आने से पहले क्या करते हैं, पार्टनर्स इसको अपने आपस में इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह के पीएल को क्या करेंगे, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो इसमें देखिए कौन सा होगा। पीएल लाभ हानि समायोजन खाता में नहीं, लाभ हानि समायोजन खाता हम क्यों बनाते हैं? कि भाज्य योग्य प्रॉफिट निकालने के लिए, जो बांटने योग्य प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच वो निकालते हैं, तो ये होगा नहीं।
लाभ हानि खाते में, सॉरी साझेदारों के पूंजी खाते में, हाँ पूंजी खाते में जाएगा। लेकिन सभी साझेदारों के नहीं, सभी साझेदारों के नहीं, क्योंकि नया साझेदार का तो इसमें कुछ रोल ही नहीं है। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, हाँ पुराने के साझेदारों के पूंजी खाते में ये जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे जब फर्म का डिसॉल्यूशन होगा। अभी हमने इस पे बात करी थी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारे लिए? ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का हम क्या करते हैं? इसका पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं। तो ये कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। सारी लायबिलिटी को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफर क्रेडिट साइड में करते हैं, उसका भुगतान डेबिट साइड में होता है, तो वसूली खाते में जाएगा। नेक्स्ट पे, कुल संपत्तियां 7,70,000, कुल दायित्व 2,60,000, कुल संपत्ति ऋण, सॉरी कुल संपत्ति 7,70,000, कुल दायित्व 2,60,000, चालू दायित्व है 40,000। तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालना है हमें। क्या निकालना है? टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अब ये कैसे निकलेगा टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो? हमें टोटल एसेट के साथ जो डेप्ट है उसकी तुलना करनी है। टोटल एसेट हमें दे दिया हुआ है, कितना है हमारे पास? 7,70,000। हमें निकालना क्या है? डेप्ट पहले निकालना है। डेप्ट कैसे निकालते हैं हम? जो हमारे पास टोटल लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी में से हम करेंट लायबिलिटी अगर घटा देते हैं तो हमारे पास डेप्ट आ जाता है। टोटल लायबिलिटी कितने हमारे पास? 2,60,000 है। इसमें से अगर हम 40,000 घटा दिए तो आ गया 2,20,000। हमें क्या निकालना है? टोटल एसेट डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट के साथ डेप्ट की तुलना करनी है, तो 7,70,000 बटे डेप्ट हमारा कितना हो गया? 2,20,000। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 11,77, 11×2 = 22, 7/2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3.5:1, 3.5:1। देख लीजिए क्या है, 27 नंबर है। नेक्स्ट पे आते हैं। सारणी एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की दर अधिकतम होती है। कितनी होती है सारणी एफ के अनुसार? अब सारणी एफ क्या है? जो कंपनी एक्ट है, जो भी कंपनी एक्ट है उसमें एक टेबल एफ होता है। एक मिनट दोस्तों, मैं जरा अपने लैपटॉप का चार्जिंग पॉइंट ऑन कर दूं, नहीं तो ये ऑफ हो जाएगा। जस्ट सेकेंड लिए शुरू करते हैं। कंपनी एक्ट में जो है एक टेबल एफ होता है। टेबल एफ क्या होता है? जो कंपनी एक्ट 2013 है, 2013 है, 13 का जो इसका मॉडल रूल बुक है, मॉडल रूल बुक है, इसमें जो है कंपनी क्या करती है? कंपनी अपना जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपने पढ़ा होगा कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एओए, एमओए के बारे में आपने सुना होगा। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसमें कंपनी कुछ नियम लिखती है। क्या नियम लिखती है? कि कोई पैसा जो कंपनी याचना करती है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अगर एडवांस आ जाए, जो भी कंपनी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल मांगती है, उसका पैसा अगर एडवांस हमें प्राप्त हो जाए तो उस पर कंपनी कितना ब्याज देगी? या फिर कोई कॉल्स इन एरियर लगा ले, कोई बकाया रह जाए, कॉल्स इन एरियर हो जाए या कॉल्स इन एडवांस हो जाए, तो इस पर कितना ब्याज चार्ज करेगी, कितना ब्याज लेगी, और ये एडवांस पर कितना ब्याज देगी। ये कंपनी के मॉडल रूल बुक में लिखा रहता है, उसी के लिए टेबल एफ होता है। अगर मॉडल रूल बुक में ये नियम नहीं लिखे हैं कंपनी के, अगर मॉडल रूल बुक में ये नियम नहीं लिखा है, तो कंपनी क्या करती है? तो फिर ये टेबल एफ देखती है। टेबल एफ में, कंपनी एक्ट के टेबल एफ में, अगर उन्होंने, सॉरी, उन्होंने अपने एओए में अगर ये नहीं लिखा है कि कॉल्स इन एडवांस पे कितना देगी, कॉल्स कॉल्स इन एडवांस पे कितना ब्याज देगी, कॉल्स इन एरियर पे कितना
उनको ब्याज चार्ज करेगी। तो इसके लिए फिर हम टेबल एफ देखते हैं। टेबल एफ में कॉल्स इन एडवांस पर 5% की दर से ब्याज लगता है और कॉल्स इन एरियर पर वो 10% की दर से ब्याज चार्ज कर सकती है। ये मैक्सिमम है। बाकी अगर उन्होंने अपने एओए में अगर लिखा होगा कि कॉल्स इन एडवांस पे हम 2% देंगे तो 2% से होता है। अगर उन्होंने एरियर पे लिखा लिखा होगा कि नहीं हम 5% से चार्ज करेंगे, 5% होगा। अगर ये इनका जिक्र उनके एओए में नहीं है तभी मॉडल रूल बुक के टेबल एफ में जाते हैं। टेबल एफ में 5% और ये 10% लगाने का इजाजत देता है। ये 5% से चार्ज कर 5% से पे करेगी मैक्सिमम किस पे, कॉल्स इन एडवांस पे, ये मैक्सिमम है। और 10% मैक्सिमम किस पे चार्ज कर सकती है, कॉल्स इन एरियर पे। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये 5% एडवांस है। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अभी कि एरियर पे भी क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष किधर क्रेडिट किया जाता है। डिसोल्यूशन के समय में जो बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व है, जीआर का जो रिजर्व है, जीआर जो है सोन इन बैलेंस शीट, किसके खाते में क्रेडिट किया जाता है। ये पार्टनर का होता है जीआर। इसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट अभी देखा तो वहां ट्रांसफर करते नहीं है, तो किसका होता है, साझेदारों के पूंजी खाते में इसको हम ट्रांसफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट। साझेदारी की पूंजी अस्थायी होने पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। इस पे हमने पिछले बार में चर्चा कर ली है। साझेदारी फॉर्म में पूंजी रखने की दो विधियां हैं, परिवर्तनशील पूंजी विधि और अस्थायी पूंजी विधि। अस्थायी पूंजी विधि में हम दो खाते खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अगर परिवर्तनशील पूंजी विधि है तो सिर्फ एक खाता खोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अस्थायी होने पर हमारे लिए क्या है, केवल पूंजी खाते नहीं, केवल पूंजी खाते नहीं, केवल चालू खाते नहीं, दायित्व खाता कोई ऐसा खाता ही नहीं होता है। पूंजी एवं चालू खाते दोनों खुलते हैं। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, वसूली व्यय कहते हैं। हमने अभी इसकी बार बार हमने इसका नाम लिया था रेजिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कानूनी व्यय क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि सिर्फ इस पे कानूनी व्यय ही खर्च नहीं होता है, स्टाम्प खर्च, ड्यूटी खर्च ही नहीं होता है। अगर आप बस से जा रहे हो, स्टाम्प कहीं पे ब्लॉक में जा रहे हो या फिर रजिस्ट्रार के पास जा रहे हो, तो बस से जा रहे हो वो भी खर्च है, बस से आ रहे हो वो भी खर्च है। तो लीगल एक्सपेंस ही थोड़ी है, बहुत सारा खर्च है। इसीलिए सबको मिला के क्या कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। आदर्श तरल अनुपात है, इस पे हमने बात कर लिया है, 1:1। ए बी सी, ए बी सी का लाभ हानि अनुपात कितना है, 1:2, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/6, 1/2, 1/3, 1/6। सी अवकाश ग्रहण करता है। सी क्या कर रहा है, व्यवसाय छोड़ के जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, पहले तो इसका हर बराबर कर लेते हैं हम लोग, इसका रेशियो निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा आपका। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको बट्टा पर का जोड़ घटाव आता हो गया। ये हो गया ए बी सी का 3:2:1 का अनुपात हो गया। कौन छोड़ के जा रहा है, सी। सी बिजनेस से रिटायर कर रहा है, तो कितना हो गया, 3:2 हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि फर्म की कुल संपत्तियां 4,05,000 हो, टोटल एसेट कितना है, 4,05,000। आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है, 55,000। तो साझेदारों के पूंजी की राशि कितनी होगी। आहा, कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया कि साझेदारों की पूंजी की राशि कितनी होगी। कैसे पूंजी निकालते हैं, आपके पास जितनी संपत्ति हो, जितना संपत्ति हो आपके पास, एसेट हो, नॉर्मल भाषा में भी समझ रहे हैं, नॉर्मल सेंस में, आपके पास जितना संपत्ति हो और कितना आपके पास कर्जा है, संपत्ति वालों में से कर्जा घटा देंगे, अगर संपत्ति में से कर्ज को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही तो आपके लिए हो गई की पूंजी। तो 4,05,000 है, यहाँ से 55,000 घटा दीजिए तो 3,50,000। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नगद बिक्री है, कैश सेल क्या है, सेल किसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग का हिस्सा है। इन्वेस्टिंग, हमने इस पे पिछले पिछले वीडियो में हमने इस पे भरपूर चर्चा करी हुई है कि ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या होता है। यहाँ पे कैश सेल डेली ऑपरेशन का हिस्सा है तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने पर लाभ क्या है। डिबेंचर से हमने बात की हुई है कि डिबेंचर से कोई प्रॉफिट हो या फिर कोई भी लॉस हो, ये कैपिटल नेचर का होता है, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है या कैपिटल लॉस होता है। हमने इस पे बात की हुई है, डिबेंचर से रिलेटेड कोई प्रॉफिट
कैपिटल प्रॉफिट, डिवेंचर से रिलेटेड कोई लॉस, कैपिटल लॉस, होने वाला लाभ कौन सा हो जाएगा? पूंजीगत लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राप्ति अनुपात है, गेनिंग रेशियो क्या होता है? हम दो रेशियो की चर्चा करी थी हमने। त्याग अनुपात कब निकालते हैं? जब कोई पार्टनर आता है। गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं? जब किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है। गेनिंग रेशियो का सूत्र क्या होता है? गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देख लीजिए इसमें से कौन सा है। प्राप्ति अनुपात बराबर क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर आधिक्य को क्या कहते हैं? जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एक बार ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता वो कौन सा खाता था? रियलाइजेशन अकाउंट। वो विघटन पे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन कब बनाते हैं? साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पे। पुनर्गठन के जो 5 कारण है, पांचों कारण में से कोई भी एक कारण होगा तो वहां हम रिवैल्यूएशन करते हैं। वहां रियलाइजेशन में क्या करते हैं? संपत्तियों को बेचते हैं। यहाँ रिवैल्यू हम पता करते हैं बाजार मूल्य। जो हमने लैंड खरीदा था आज उसका कितना दाम है, जो हमने बिल्डिंग खरीदा था आज उसका कितना दाम है। ये क्यों बनाते हैं? फॉर्म का जब पुनर्गठन होता है उसके अवसर पे बनाते हैं। क्यों? अगर कोई फॉर्म, अगर मान लीजिए किसी को आप पार्टनर बना रहे हो, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट। सपोज आपने 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया है, 10 years बैक। आपने उस समय कोई लैंड खरीदा हुआ है 10 लाख में। आप किसी राम श्याम हरि किसी को भी आप फर्म का पार्टनर बना रहे हो, न्यू पार्टनर। तो जब इसको हम फॉर्म का पार्टनर बनाएंगे, इससे हमें कैपिटल की राशि लेनी है। कैपिटल की राशि निर्धारित करने के लिए इसको क्या हम ये लैंड की जो वैल्यू दिखाएंगे, इसको क्या 10 लाख ही दिखाएंगे? नॉर्मल सा सोचिए बस आप, क्या इसको 10 लाख ही दिखाएंगे? नहीं, आज जो उसका वैल्यू होगा, आज जो उसका पुनर्मूल्यांकित मूल्य होगा, रिवैल्यूएट वैल्यू होगा, वो वैल्यू इसको दिखाएंगे। सपोज उसकी आज वैल्यू हो गई है 50 लाख, तो उसको हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास लैंड है वो 50 लाख का है, ना कि उसको हम 10 लाख का बताएंगे। तो इसी अवसर पे कुछ जो चेंज आ रहा है संपत्ति का। और ये 40 लाख प्रॉफिट किसका है? न्यू पार्टनर का है क्या? नहीं, ओल्ड पार्टनर का है, क्योंकि उन्होंने खरीदा हुआ था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये डेबिट पक्ष है, ये क्रेडिट पक्ष है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या निकालते हैं? पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। अगेन ये कौन सा अकाउंट हो गया? लाभ हानि निकालने के लिए तो नॉमिनल अकाउंट है ये। अब क्या है कि क्रेडिट पक्ष, इस पक्ष का जो शेष है डेबिट पक्ष पर ज्यादा है। तो क्रेडिट जब ज्यादा हो तो क्या होता है? नॉमिनल का रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट। लॉस वाला इधर है, एक्सपेंस वाला इधर है। ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स क्रेडिट। ये क्रेडिट पक्ष ज्यादा है तो आधिक्य को क्या कहेंगे? यहाँ पे हम इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या कहेंगे? जब क्रेडिट पक्ष ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा नहीं, रिसिप्ट होगा नहीं, एक्सपेंस होगा नहीं। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गेनिंग रेशियो में अगेन अवकाश ग्रहण पे हम कौन सा रेशियो निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो में दी जाती है। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी सही वसूली या लाभ हानि या सही वसूली लाभ या हानि है? यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि 40,000, संपत्तियां 50,000, कुल दायित्व 15,000, वसूली खर्चे बराबर 1,000, 2,000। हमने इस पे बात किया हुआ है पहले, तो बहुत आसान है। संपत्ति का बुक वैल्यू कितना है? 50,000 है। उससे मिला कितना है वसूली मूल्य से? 40,000 है। लायबिलिटी कितना का है बुक वैल्यू? 15,000 है। वसूली का खर्चा कितना है? 2,000। एकदम आसान है। संपत्ति को ट्रांसफर किधर करेंगे? इधर 40,000, सॉरी 50,000 से बुक वैल्यू से ट्रांसफर करेंगे, 50,000 यहाँ लिखेंगे। दायित्व को इधर ट्रांसफर करेंगे 15,000 बुक वैल्यू से। संपत्तियों से वसूली कितनी हुई है? टू बैंक बाई बैंक अकाउंट के नाम से कितना मिला है हमें? 40,000 यहाँ लिख देंगे। ये सारा हम वर्किंग नोट में करेंगे। आप ऐसे अकाउंट्स के तरीके भी बना के कर सकते हो, प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। दायित्व
का भुगतान, दायित्व के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम मानते हैं कि दायित्व का जितना था उतना पेमेंट कर दिया गया है, तो 15,000 हो गया। टू कैश या बैंक अकाउंट से यहाँ 15,000। 2,000 हमारा वसूली का खर्चा है, तो टू कैश या बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये हो गया। अब जोड़िए कितना ज़्यादा है ये, 50, 55, 65, 67,000 ये हो गया, 55,000 ये हो गया। ये पक्ष ज़्यादा है, डेबिट पक्ष, खर्चा वाला पक्ष ज़्यादा है, नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट पक्ष ज़्यादा है, तो ये हानि। क्रेडिट पक्ष ज़्यादा होता तो प्रॉफिट। तो 12,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये हो गया आपका सर 40 का डी। आय व्यय खाता सामान्यतः क्या दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या प्रॉफिट लॉस दिखाता है? नहीं, प्रॉफिट लॉस तो जिनका प्रॉफिट का काम होता है, आय व्यय खाता कौन बनाता है, एनपीओ बनाती है। या जब एनपीओ बनाएगी तो इनके लिए नाम दिया गया है सरप्लस और डेफिसिट। पैसा क्रेडिट पक्ष ज्यादा होता है तो सरप्लस, डेबिट पक्ष ज्यादा होता है तो उससे डेफिसिट। पैसा इनके पास पैसा ज्यादा आया तो सरप्लस है, तो कौन सा हो जाएगा? आय व्यय खाता सामान्यतः क्या दिखाता है, सरप्लस और डेबिट दिखाता है। कैश बैलेंस ऐसा कुछ दिखाएगा नहीं, कैपिटल फंड दिखाएगा नहीं, प्रॉफिट लॉस ये पीएल दिखाता है। चलिए नेक्स्ट। किसी समझौते के आधार में साझेदारी फॉर्म में लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है, तो बराबर बराबर करते हैं लाभ हानि का विभाजन। इसके लिए है पार्टनरशिप एक्ट 2013, इसका सेक्शन है 13 का ए, जिसमें अगर आप कोई साझेदारी समझौता नहीं रखते हैं तो लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर करते हैं। 13 का बी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। 13 का सी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे है। 13 का डी ये किससे संबंधित है, मैं मिस कर रहा हूँ अभी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम साझेदारों के बीच लाभ हानि के विभाज्य योग प्रॉफिट या लाभ निकालने के लिए बनाते हैं। नहीं समझ में आया? लाभ हानि खाता हम क्यों बनाते हैं, पीएल अकाउंट? पीएल अकाउंट बनाते हैं हम कि इससे जो प्रॉफिट या लॉस हमें मिल जाए, तो वो पीएल अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, तो जो पार्टनर्स हैं, फॉर्म में पार्टनर हैं, उनके बीच जो, अब ये प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट से कुछ खर्चे घटाने होते हैं। लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए कौन सा बंटवारा, कौन से पीएल का बंटवारा, विभाज्य योग्य प्रॉफिट जो पार्टनर्स लेंगे, उसको निकालने के लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। या यूं कहें तो हम साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन करने के लिए हम ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उनकी ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उन सब की एंट्री यहाँ करके लाभ में से घटा देते हैं। जो बचता है वो हो जाता है विभाज्य योग्य प्रॉफिट। संचय कोष बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, शुद्ध लाभ निकालने के लिए तो हम पीएल बनाते हैं। विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए, हाँ, ये फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट सही है, नॉन ऑफ दीज, तो जब है हमारे पास तो नॉन ऑफ दीज क्यों होगा। नेक्स्ट। एबीसी एक फॉर्म में साझेदार हैं, डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। डी को हम एडमिट कर रहे हैं किसमें, न्यू पार्टनर। कौन है हमारा डी, तो फर्म के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा, क्या फर्म का विघटन हो जाएगा? नहीं, हमने बढ़ा हुआ है पुनर्गठन के 5 कारण में एक है, विघटन तो होगा नहीं। पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन का तो विघटन तो होगा नहीं भाई, फर्म का तो विघटन होना ही नहीं है। पुनर्गठन, हाँ, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्टिट्यूटेड, सही है सी। 45 रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए हमें बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन चाहिए, पीएल से भी मिलता है हमें इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होता है। ऑप्शन के हिसाब से सभी हो जाएगा। विविध लेनदार, क्रेडिटर है आपके पास 9,000 रुपए का, 5% इस पे डिस्काउंट। किसी का पैसा आपके यहाँ बाकी है, वो बोल रहा है कि 5% डिस्काउंट पे हमें आज पेड कर दो, पहले इसका 5% घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8,550, निकाल लीजिएगा, 450 रुपये आएगा डिस्काउंट। तो वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। हमने अभी ऊपर देखा था, बुक वैल्यू पे लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर करते हैं, जो लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं वहाँ लिखते हैं।
तो कितना से करेंगे? 8,550 रुपये से डेबिट करेंगे। बुक वैल्यू पे रहता, अगर 9,000 पे पूछता तो ये इधर चला जाता। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। अंशों को हम मान लीजिए 10 रुपये का सामान है, 11 रुपया में बेच रहे हैं, 11 रुपये में बेचेंगे, 12 रुपये में बेचेंगे, 13 रुपये में बेचेंगे, 14 रुपये में बेचेंगे। तो ये क्या है? अधिमूल्य। प्रीमियम पर हम बेच रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? लाभ है। कौन सा लाभ है? चूंकि शेयर ये सब कैपिटलाइज्ड है, कैपिटल नेचर का है, तो पूंजीगत लाभ है। 48, फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है जितना भी दायित्व होता है, इसको छोड़कर, रिजर्व और कैपिटल को छोड़कर हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? साझेदार वसूली खाते में। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर का लोन है, पार्टनर्स लोन है, ये भी तो हमने वहां देखा था कि पार्टनर अब ओन फंड से न लेके, लोन फंड में भी हम किससे ले लिए? किसी आउटसाइडर से न लेके हम किसी पार्टनर से लोन ले लिए। तो ये भी तो हम क्या वहां देखा था हमने। इसका ट्रीटमेंट हम कैसा करते हैं? बाह्य दायित्व जैसा ही करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं? जो पार्टनर्स लोन है, आउटसाइडर लायबिलिटीज की तरफ। फर्म के विघटन के बाद पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। हाँ, पूंजी खाता बंद करते हैं, क्या करते हैं? जब विघटन होगा तो हम क्या करेंगे? संपत्ति को बेचेंगे, लायबिलिटीज का भुगतान करेंगे, जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें जितना जितना पार्टनर का आएगा उसको कैश या बैंक अकाउंट के नाम से पेमेंट कर देंगे। सबसे लास्ट में यही खाता बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज भी होता है कैश या बैंक अकाउंट से। यहाँ पे क्या है? पूंजी खाते को बंद कैसे करते हैं? बैंक कैश या बैंक अकाउंट के नाम से बंद करते हैं, तो 49 का सी हो जाएगा। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नए साझेदारों द्वारा लाई गई ख्याति कहलाती है। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति क्या कहलाती है? हमने कितनी बार बात किया है, फर्स्ट वीडियो में भी बात किया था, प्रीमियम कहलाती है। कोई भी जो न्यू पार्टनर है, उससे हम दो चीज की डिमांड करते हैं भाई, एक तो कैपिटल लेके आओ, दूसरा जो हम तुमको सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए गुडविल लेके आओ। गुडविल का पैसा लाओ, जो हमने इतने सालों से मेहनत करके व्यवसाय को आगे बनाया है, उसके लिए कुछ राशि लाओ, तो उसको गुडविल का पैसा लाता है। इसी गुडविल को प्रीमियम कहते हैं हम। जब नए साझेदार ख्याति का पैसा लाता है, इसको प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम लेता कौन है? ओल्ड पार्टनर लेता है। किस रेशियो में लेता है? सेक्रीफाइस रेशियो में लेता है। चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए।